नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए जो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ चला रहे थे, उसकी ये क्लास नंबर 13 है। इसमें हम लोग पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चंस जैसा आपका पेपर आना है, पंचायती राज से संबंधित जो क्वेश्चंस आने हैं 45 और कंप्यूटर की जानकारी से संबंधित जो 15 क्वेश्चंस आएँगे, उनको देखेंगे और उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन से संबंधित जो आपके 20 क्वेश्चंस आने हैं, उसी फॉर्मेट में पूरा ये सेट है आपका, ठीक है? ये 50 क्वेश्चन्स का सेट है और उत्तर प्रदेश की योजनाएँ जो होती हैं ये जो 20 क्वेश्चन्स आने हैं इसके, उत्तर प्रदेश की योजनाओं को भी इस सेट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी की ऑब्जेक्टिव क्लास नंबर 13 प्रैक्टिस सेट, ठीक है? इसमें क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि सामान्य सेवा केंद्र किस मंत्रालय की पहल है? सामान्य सेवा केंद्र होता क्या है और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आप याद रखो ये इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय के अधीन आता है। अब ये सामान्य सेवा केंद्र है क्या? इसको एक फ्रेश पेज में आओ समझते हैं। सामान्य सेवा केंद्र, ठीक है? चलिए देखिए, सामान्य सेवा केंद्र जो होता है, सामान्य सेवा केंद्र, ये जो सामान्य सेवा केंद्र है, इसे बोलते हैं सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक? दरअसल ये हम कह सकते हैं, यह एक छोटा साइबर कैफ़े होता है, एक छोटा साइबर कैफ़े होता है, ठीक है? यह एक छोटा साइबर कैफ़े होता है। यहाँ पर कंप्यूटर, इंटरनेट से जुड़ी कई सर्विसेज़ दी जाती हैं। जैसे अगर आप बात करो ई-टिकटिंग या ई-टिकट कराना, है ना? मोबाइल रिचार्ज कराना या फिर आपने ई-कॉमर्स सेल का नाम सुना होगा। आईआरसीटीसी की कई सारी सुविधाएँ देना। तो ये सारे यहाँ पर काम होते हैं। जिसे सीएससी बोला जाता है, कॉमन सर्विस सेंटर। अब सपोज़ करो ये आप हो, ठीक है? आप नहीं हो। या कोई अन्य बंदा है, ये सीएससी खोलना चाहता है, कॉमन सर्विस सेंटर। तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक टॉपिक आपके एग्ज़ाम में सीएससी से संबंधित है, कॉमन सर्विस सेंटर से। तो अगर ये कोई व्यक्ति है, ये कॉमन सर्विस सेंटर खोलना चाहता है, ठीक? ये कॉमन सर्विस सेंटर खोलना चाहता है, तो इसके पास क्या-क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, ये कौन-कौन सी शर्तों को पूरा करेगा? सबसे पहली इसकी शर्त होनी चाहिए कि ये जिस भी जनपद में, जिस ग्राम में ये सीएससी खोलना चाहता है, कॉमन सर्विस सेंटर यानी सामान्य सेवा केंद्र खोलना चाहता है, उस गाँव, जनपद में वो निवास करता हो। यानी कि जिस ग्राम जनपद में ये सीएससी खोलेगा, उस जगह का उसे निवासी होना चाहिए, ठीक है? दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? इसे कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए। वो कम से कम हाई स्कूल पास हो और कंप्यूटर की कंप्यूटर की बेसिक समझ हो, बेसिक जानकारी हो, ठीक है? और इसको योग्यता और होनी चाहिए कि इसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो। अंग्रेजी का इसे ज्ञान होना चाहिए। बहुत अच्छी अगर ना हो, तो बहुत कमज़ोर भी ना हो कि वो कंप्यूटर से संबंधित जानकारी वो अर्जित ना कर पाए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उसे कम से कम 18 साल का होना चाहिए, ठीक है? तो ये योग्यताएँ हैं जो एक व्यक्ति अगर धारण करता है तो वो सीएससी खोल सकता है, कॉमन सर्विस सेंटर खोल सकता है, ठीक है? याद रखिएगा गाँव का निवासी उसे होना चाहिए यानी जहाँ वो खोल रहा है उस आस-पास क्षेत्र का वो निवासी हो, 10वीं पास हो और उसे 18 वर्ष का उसे होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये जो सीएससी है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय, ठीक है? अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित प्रावधानों में कौन-सा प्रावधान राज्य के विवेक पर आधारित है? कौन-सा प्रावधान है जो राज्य के विवेक पर आधारित है? ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम, ये राज्य के विवेक पर आधारित है। राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है, वो भी राज्य के विवेक पर आधारित है और आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय संबंधी योजनाएँ, ये सभी की सभी राज्य के विवेक पर आधारित है, ठीक है? अब इसमें एक बात समझो, ये जो ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम है, ये क्या है? और इसका वर्णन हमारे 1947 का जो अधिनियम है ग्राम पंचायत या हम कहें संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 उसमें इसका वर्णन कहाँ पर है? कौन-सी धाराएँ हैं? यहाँ से अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है? ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। तो आइए इसको समझ लेते हैं। ये जो हुँ, एक अधिनियम है 1947 1947 का अधिनियम, ठीक है? इस अधिनियम की इसे संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम की कुछ धाराएँ हैं, जो आपको याद रखनी है। कौन-कौन सी धाराएँ हैं? सबसे पहले आप याद रखोगे एक धारा
धारा 11 का क्या है इसमें? इसमें है ग्राम पंचायत का प्रधान। ग्राम पंचायत का प्रधान। ग्राम पंचायत का प्रधान होना चाहिए। एक धारा आप याद रखोगे, धारा 11 का खा। ये धाराएँ मैं बार-बार जब-जब सेट करवाता हूँ, तो ये इन धाराओं को रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सको। ठीक है? हाँ, धारा 11 का खा ये क्या है? ये बात करता है प्रधानों के निर्वाचन की। प्रधानों के निर्वाचन की अर्थात प्रधानों का निर्वाचन कौन करेगा? प्रधानों का निर्वाचन वहाँ के लोग करेंगे। कौन लोग करेंगे? प्रधान का निर्वाचन वहाँ के जो निर्वाचक नामावली है, उसमें पंजीकृत लोग करेंगे। ठीक है? और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी धारा क्या है? आपको वो याद रखनी है। ये धारा है धारा 12 का। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें है निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति। ये निर्वाचन की रीति से क्या आशय है? इस निर्वाचन की रीति से आशय है प्रधान या फिर ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य, कोई भी हो, प्रधान हो या ग्राम पंचायत के सदस्य, पद के लिए चुनाव हो, पद के लिए चुनाव, ठीक है? ये चुनाव होंगे कैसे? तो ये रीति निर्धारित करती है, ये कहती है कि प्रधान या ग्राम पंचायत पद के लिए जो चुनाव होते हैं, वो चुनाव गुप्त मत पत्र के द्वारा होने चाहिए। गुप्त मत पत्र के द्वारा होने चाहिए, ठीक है? तो आपसे अगर पूछा जाए कि निर्वाचन की रीति कैसी है? गुप्त मतदान है और ये जो निर्वाचन की रीति है इसका संबंध संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की किस धारा से है? आप बताओगे धारा 12 का। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, और एक और याद रखो, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसी अधिनियम की एक धारा है, धारा 12 का, ये डबल है, ठीक है? धारा 12 का। इसमें क्या है? इसमें है प्रधान और सदस्यों के भत्ते और मानदेय। भत्ते और मानदेय। ये कंडीशंस याद रखें, ठीक है? इतनी धाराएँ आपको याद रखनी है ग्राम प्रधान से संबंधित ग्राम पंचायत से संबंधित, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की किस धारा के अनुसार रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र में घटित होने वाले जन्म मृत्यु की सभी घटनाओं का विवरण रखना अनिवार्य होता है? तो बताओ, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है, ये आप ये याद रखोगे। अधिनियम 1969 की किस धारा के अनुसार रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र में घटित होने वाले जन्म और मृत्यु की सभी घटनाओं का विवरण अपने पास रखना होता है? ये धारा है धारा नंबर 7, ठीक है? अब ज़रा ये जो महारजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार होते हैं, इनके संबंध में मैंने आपको पहले बताया था और इनसे संबंधित कुछ रिवीज़न कर लेते हैं। तो आइए, एक पद होता है, पद का नाम है महारजिस्ट्रार, ठीक है? पद का नाम है महारजिस्ट्रार और इसके बाद एक पद होता है मुख्य रजिस्ट्रार। मुख्य रजिस्ट्रार। एक पद आपने सुना होगा जिला रजिस्ट्रार, ठीक है? जिला रजिस्ट्रार ये मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया भी है और मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रार, ठीक? अब मुझे ये बताओ ये जो महारजिस्ट्रार होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है केंद्र सरकार, ठीक है? और ये जो मुख्य रजिस्ट्रार, जिला जिला रजिस्ट्रार और ये रजिस्ट्रार होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राज्य सरकार। और ये जो जिला रजिस्ट्रार होता है, ये कौन होता है? याद रखिएगा ये होता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हालाँकि इसके मैं ऑब्जेक्टिव्स आपको करवा चुका हूँ पहले से ही। ये जो महारजिस्ट्रार वगैरह जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं उनको पहले से ही करवा चुका हूँ, ठीक है? तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उनको भी देख सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा। निम्नलिखित में से कौन 1 किलोबाइट के बराबर है? कौन है जो 1 किलोबाइट के बराबर है? तो आप देखो, 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट होता है आम तौर पर 1024 बाइट के बराबर, ठीक है? तो 1 बाइट किसके बराबर होगा? बताओ, 8 बिट्स के बराबर होगा, आपने ये भी पढ़ा होगा, है ना? अब देखो, 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट के बराबर और ये लिखा है 1 बाइट, यानी हम ये लिख सकते हैं कि 1024 गुणा 1 बाइट, 1 बाइट के स्थान पर हम 8 बिट्स डाल सकते हैं, ठीक है? अब इनका मल्टीप्लाई करो, 32, 16, 17, 18, 19, 1, 8, 8192 बिट्स, ठीक? यानी 1 किलोबाइट बराबर हो गया 8192 बिट्स, यही सही उत्तर हो जाएगा आपका। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो।
क्वेश्चन नंबर 5वां, एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट ये किसके बराबर होते हैं? 1024 बाइट ये देखो क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए हैं। आरआरबी 2016 1024 बाइट किसके बराबर होते हैं? ये होते हैं 1 किलोबाइट के बराबर, ठीक है? अब इसमें कुछ हैं जैसे आपको ये याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैं नेक्स्ट पेज की बात करूँ, यहाँ पर जैसे 4 बिट बराबर क्या होता है? याद रखिएगा ये पूरा का पूरा मैं जो लिख रहा हूँ उसे याद रखिए। 4 बिट बराबर क्या होता है? 1 निबल के, ठीक? 8 बिट्स बराबर क्या होता है? 1 बाइट के, ठीक? अगर मैं इसी को 1024 बाइट लिखूँ, 1024 बाइट्स किसके बराबर होते हैं? 1024 बाइट्स होते हैं 1 किलोबाइट के। मैं केबी लिखे दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ, 1 किलोबाइट के। वहीं अगर हम केबी को उठा के इधर ले आएँ, यानी कि 1024 किलोबाइट बराबर किसके होंगे? तो ये हो जाएगा 1 मेगाबाइट के। अब मेगाबाइट को उधर इधर ले आओ, तो 1024 मेगाबाइट बराबर होता है, मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट के। गीगा को उठा के इधर ले आओ, यानी कि 1024 गीगाबाइट बराबर होगा 1 टेराबाइट के। टेराबाइट को इधर ले आओ, 1024 टेराबाइट बराबर होगा 1 पेटाबाइट के। पेटाबाइट को इधर ले आओ, 1024 पेटाबाइट होगा 1 एक्साबाइट के। ठीक है? अब एक्साबाइट को इधर ले आओ, 1024 एक्साबाइट इक्वल टू होगा 1 ज़ोटाबाइट या ज़ेटाबाइट लिखा होता है। 1 पेटाबाइट किसके बराबर हुआ? सॉरी 1024 पेटाबाइट किसके बराबर हुआ? 1 एक्साबाइट के, ठीक है? और 1 एक्साबाइट किसके बराबर हुआ? सॉरी 1024 एक्साबाइट किसके बराबर हुआ? वो हुआ 1 ज़ेटाबाइट के। तो ये पूरा पैमाना है जो आपको याद है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। 4 बिट बराबर हो गया 1 निबल के और 8 बिट्स बराबर हो गया 1 बाइट के, ठीक है? इनको कन्वर्ट भी करवाने के लिए आपसे पूछा जाता है, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, उसमें कन्वर्ट करवाया था, ठीक है? हाँ, तो याद रखिएगा ये सारी की सारी बातें, ठीक? अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, द्विआधारी प्रणाली में 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? द्विआधारी प्रणाली में 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के। मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में भंडारित आंकड़े प्रायः किस रूप में भंडारित किए जाते हैं? तो कंप्यूटर में भंडारित जो आंकड़े होते हैं वो प्रायः किस रूप में भंडारित किए जाते हैं? ये किए जाते हैं दशमलव में, अक्षर में, इनमें से कोई नहीं, ये बिट्स में किए जाते हैं। ठीक है? ये बिट्स में किए जाते हैं आमतौर पर। आमतौर पर जो बिट होता है, ये बिट कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग होता है। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग है। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये जो बिट है ना, इसे 0 और 1 से डिनोट करते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बिट के होता है और आम तौर पर 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट के बराबर, ठीक है? तो बिट को याद रखिएगा कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग कौन-सा है? ये है बिट, ठीक? और इसे 0 और 1 से डिनोट करते हैं। ये ऑन होता है, ये ऑफ होता है विद्युत सप्लाई में। तो खैर वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखो, बिट निम्नलिखित में से किसका सबसे छोटा रूप है? बिट किसका सबसे छोटा रूप है? बिट इसे कहते हैं बाइनरी डिजिट, ठीक है? तो इस प्रकार के छोटे-छोटे क्वेश्चन्स भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये एमपीपीसीएस में पूछा गया है, तो बाइनरी डिजिट का ये सबसे छोटा रूप है। नेक्स्ट देखो, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है। 1 बाइट किसके बराबर बना होता है? 8 द्विआधारी अंकों के बराबर। एक जो बाइट होता है, वो 8 बिट के बराबर होता है और ये बिट क्या है? ये बिट है 0 और 1 और यही है द्विआधारी नंबर। द्विआधारी नंबर, यानी कि एक जो बाइट हो गया, वो हो गया 8 द्विआधारी नंबर, ठीक है? 8 द्विआधारी नंबर। ये यहाँ से 9वीं का पहला सही है, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, कह रहा है कि ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठुमरी के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी, बिल्कुल सही है। और ठुमरी सुगम और आकर्षक है। ये दोनों के दोनों कथन हमारे सही हैं, ठीक है? ये दोनों कथन सही है। अब ज़रा इसमें देखो ठुमरी के संबंध में कौन-कौन सी बातें आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक? ये जो ठुमरी है, ठुमरी, ये दरअसल एक अ, एक गायन शैली है या हम कहें जो आपने एक शब्द सुना होगा ठुमरी गायन, ठीक है? ये कहाँ से इजात हुई है? ये ठुमरी गायन जो लखनऊ के अपने नवाब थे, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का नाम आपने सुना होगा। वाजिद अली शाह का नाम आपने सुना होगा। तो ये लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह इन्हीं के दरबार से इसका विकास माना जाता है।
इन्हीं के दरबार से इसका विकास माना जाता है, ठीक है? इन्हीं के दरबार से इसका विकास हुआ। और ये जो ठुमरी है, इससे संबंधित 2-3 बातें आपको याद रखनी है। क्या? यह एक गायन शैली है, ठीक? दूसरी बात, इसमें रस, रंग और भाव की प्रधानता होती है। इसमें रस, रंग और भाव की हाँ, आपको प्रधानता देखने को मिलती है, ठीक है? और इससे संबंधित बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठुमरी के लिए 2 घराने काफ़ी फ़ेमस हुए। एक तो बनारस घराना और दूसरा एक है लखनऊ घराना। ये 2 घराना ठुमरी गायन के लिए बहुत फ़ेमस हैं। वहीं अगर हम बनारस घराने की बात करें, तो इसमें से हमें कुछ गायिकाएँ देखने को मिलती हैं, कुछ गायक देखने को मिलते हैं, जो ठुमरी गायन के लिए जिन्होंने ठुमरी गायन को एक ऊँचाई पर पहुँचाया। तो इसमें से बनारस घराना से संबंधित कौन-कौन से हैं? जो ठुमरी गायन से संबंधित हैं, ठीक है? इनके नाम आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे रसूलन बाई, ये टप्पा शैली के लिए जानी जाती थी। रसूलन बाई, गिरजा देवी का आपने नाम सुना होगा। तो गिरजा देवी याद रखिएगा ये बनारस घराने से संबंधित हैं, जो कि ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध थीं। जैसे सिद्धेश्वरी देवी सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी के लिए प्रसिद्ध हैं। आपने एक नाम सुना होगा छन्नू लाल का, छन्नू लाल मिश्रा जी, ये भी ठुमरी के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं अगर मैं बात करूँ लखनऊ घराना की, लखनऊ घराना, तो लखनऊ घराना से कौन थे जो ठुमरी के लिए फ़ेमस थे? जैसे एक नाम आपने सुना होगा नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह दरअसल नवाब वाजिद अली शाह ने ठुमरी के लिए बंदिशें लिखी हैं। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नवाब वाजिद अली शाह ने किस उपनाम से ठुमरी के लिए बंदिशें लिखी हैं? तो वो उपनाम पूछा जाता है। उपनाम नवाब वाजिद अली शाह का है जिन्होंने उस उपनाम से ठुमरी की बंदिशें लिखी हैं, वो है अख्तर पिया, अख्तर पिया। तो आपसे पूछा जाए कि अख्तर पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें किसने तैयार की हैं? तो आंसर होगा नवाब वाजिद अली शाह। एक शख्स का आप और नाम याद रखोगे जिनका नाम है बिंदा दीन। अगर आपसे पूछा जाए कि बिंदा दीन ने क्या ठुमरी की बंदिशें तैयार की हैं? हाँ, बिल्कुल की हैं। इन्होंने किस उपनाम से तैयार की हैं? तो इनका नाम याद रखोगे सनद पिया। आपसे पूछा जाए कि सनद पिया के उपनाम से किसने ठुमरी की बंदिशें तैयार की हैं? तो आंसर होगा बिंदा दीन। ठीक है? ये दरअसल बिंदा दीन ये नवाब वाजिद अली शाह के ही दरबारी थे। ठीक है? तो ये सारी बातें आप याद रखोगे ठुमरी से संबंधित। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन-से हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन-कौन से हैं? बिरहा है, चैती है, ढोला है। बिरहा, चैती, ढोला। बाकी सायरा और दारुनन ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन-कौन से हैं? आओ इनको जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, ठीक है? जैसे बिरहा, गजरी, चैती, ठीक है? बिरहा, गजरी, चैती जैसे पूरन भगत। ठीक? अ, पूरन भगत हो गया, आपने नाम सुना होगा आल्हा का, आपने नाम सुना होगा रसिया का, है ना? आपने नाम सुना होगा भर्तृहरि का या नटका का, चौलर का, ठीक? तो कई सारे लोकगीत हैं जो अपने उत्तर प्रदेश के हैं, जैसे पंवारा, होरी, ढोला, कव्वाली ये सारे के सारे, ठीक है? अब यहाँ पर देखो जो आपके क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था बिरहा, चैती और ढोला। तो बिरहा, चैती और ढोला ये कहाँ पर होती है? कहाँ पर इनका गायन होता है? इनको समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं ढोला को। ढोला, ये जो ढोला है, ये इसका गायन कहाँ पर होता है? लोकगीत है। ये दरअसल आगरा और मेरठ का एक लोकगीत है, ठीक है? ये आगरा और मेरठ के आस-पास इसका गायन किया जाता है और इसमें 2 चरित्र हैं, ढोला और मारू। इनका वर्णन किया जाता है आमतौर पर। एक ऑप्शन में था चैती। चैती कहाँ पर गाया जाता है? दरअसल ये चैती, ये पूर्वांचल में गाया जाता है, ठीक है? पूर्वांचल में इसका गायन किया जाता है और ये पूर्वांचल में गाया जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है और आम तौर पर चैती चैत्र माह में गाया जाता है, चैत्र माह में और ऐसा बताया जाता है कि भगवान राम का जो जन्म हुआ था, वो चैत्र माह में ही हुआ था, ठीक है? तो राम भगवान को एक तरह से ये इंगित करता है या ये आम तौर पर जो चैती गाया जाता है, उसमें बाद में या हर एक
लाइन के बाद में रामा रामा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, चैती गाने में, ठीक है? तो एक एक और मैंने पीछे बताया था, उस ऑप्शन में था बिरहा, बिरहा, ये कहाँ पर गाया जाता है? ये भी है पूर्वांचल का लोकगीत, पूर्वांचल का लोकगीत है, ठीक है? पूर्वांचल का लोकगीत है और सामान्यतः जो बिरहा गाया जाता है, ये भोजपुरी भाषा में गाया जाता है। भोजपुरी भाषा में इसका गायन किया जाता है। तो याद रखिएगा ये सारी की सारी बातें। ढोला आगरा और मेरठ में, चैती पूर्वांचल में, जबकि बिरहा ये भोजपुरी भाषा में पूर्वांचल का लोक गीत है। ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू तो है नहीं, चरकुला, गरबा और पांडव, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। ठीक है? अब इसमें जरा देखो, ये चरकुला और गरमा, इनका इनका गायन, इनका लोकगीत है, ये तो इनका कहाँ पर होता है? ये लोक नृत्य है, तो इनका कहाँ पर होता है नृत्य? जैसे चरकुला, चरकुला इसका इसका अभिनय कहाँ पर होता है? ब्रज क्षेत्र में। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ब्रज क्षेत्र में। और ये आम तौर पर होली के दौरान होता है, होली के दौरान। और चरकुला में एक जो चरकुला होता है, ये एक पिंजरा होता है, पिंजरा। और इसमें 108 दीपक जला के रखे जाते हैं। दीपकों के साथ 108 दीपकों के साथ ये नृत्य होता है। ठीक है? याद रखिएगा इसको। एक और था कर्मा, ये कहाँ पर होता है? ये आमतौर पर सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। और कर्मा से याद रखो, एक जनजाति है, ये जनजाति इसे करती है नृत्य को। कर्मा को कौन-सी जनजाति करती है? ये है खरवार। तो आपसे पूछा जाए कर्मा लोक नृत्य से संबंधित कौन-सी जनजाति है? ये है खरवार। और खरीफ की फसल बोने के बाद आमतौर पर इसका अभिनय किया जाता है। एक मैंने और बताया था आपको, इसका नाम है कानरा नृत्य, कानरा नृत्य। ये जो कानरा नृत्य है, आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर होता है? तो बुंदेलखंड का जो धोबी समाज है, बुंदेलखंड का धोबी समाज इसका अभिनय करता है। और इसका जो अभिनय होता है वो एक खास उत्सव में होता है। कौन-सा वो खास उत्सव है? आम तौर पर स्त्री और पुरुष विवाह के उत्सव पर, विवाह के उत्सव पर इसका अभिनय करते हैं। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है? तो ये सारी बातें आप याद रखो। नेक्स्ट देखो। हाँ, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। 1 और 2 को मिलाना है। कह रहा है देवी पाटन मेला ये कहाँ पर लगता है? देवी पाटन मेला ये है बलरामपुर का, कांपिल्य मेला है फर्रुखाबाद का, बटेश्वर मेला है आगरा का और ददरी मेला है बलिया का। ठीक है? तो आप अब ऑप्शन आप मैच करा लीजिए। ठीक है? अच्छा ये बलिया का, बलिया से बा से मुझे एक शब्द और एक एक जनपद याद आ रहा है, बांदा, बांदा। क्या बता सकते हो बांदा में कोई मेला लगता है? हाँ, लगता है। कौन-सा मेला लगता है? कलिंजर मेला। इसको भी आप याद रखो। कलिंजर मेला आपसे पूछा जा सकता है। और कई सारे मेले हैं, जैसे मैं बात करूँ मिर्ज़ापुर की, मिर्ज़ापुर की, तो मिर्ज़ापुर से आप 2-3 मेले याद रखो, जैसे आपसे पूछा जाए लोहंदी मेला कहाँ लगता है? आप बताओगे मिर्ज़ापुर। आपसे पूछा जाए कि ओझला मेला कहाँ लगता है? आप बताओगे मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर के बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मेरठ में क्या कोई मेले लगते हैं? आप कहोगे हाँ। कौन-कौन से? जैसे नौचंडी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। आपसे पूछा जाए कि क्रिश्चियन फेयर यानी क्रिश्चियन मेला कहाँ लगता है? ये भी मेरठ में लगता है, लेकिन ये कहाँ पर? ये लगता है बेगम समरू चर्च के पास। आपसे अगर ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बेगम समरू चर्च कहाँ पर है? तो मेरठ में एक जगह है सरभना, वहाँ पर है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मैंने अभी बताया था आपको, आपको मैंने बताया था कर्मा के बारे में। कर्मा किस क्षेत्र का है? दरअसल कर्मा है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का। अच्छा, ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में क्या और भी कई सारे कोई नृत्य हैं? जवाब होगा हाँ। जैसे अ, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, ठीक? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर की अगर हम बात करें, तो कई सारे नृत्य हैं, जैसे चौलन, ठीक? चौलन नृत्य, ये कहाँ पर है? ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में इसका अभिनय किया जाता है। और किस अवसर पर किया जाता है? मेन प्रश्न ये है, अब क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है। तो याद रखिएगा, ये अच्छी वर्षा और अच्छी फसल की कामना के लिए, अच्छी फसल की कामना के लिए किया जाता है। अच्छा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से एक और याद रखो, शैला या फिर शौरा।
ये भी होता है सोनभद्र में। और एक नृत्य मुझे याद आ रहा है, ठडिया, ठडिया नृत्य, ये कहाँ पर होता है पता है? ये होता है सोनभद्र में। ठीक, एक नृत्य है घर कहरी नृत्य। ये सारे के सारे नृत्य मैंने डिटेल में आपको पढ़ाए हैं। आप उत्तर प्रदेश स्पेशल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। ढर कहरी नृत्य ये कहाँ पर है? ये भी होता है सोनभद्र में। ठीक, तो ये सारे नृत्य पूछे गए हैं कभी ना कभी यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में या यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में। तो आपको याद रखने हैं और इसी तरह के क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ये एक तरफ मैगज़ीन है और एक तरफ पत्रिकाएँ हैं और एक तरफ उनके प्रकाशन के स्थल हैं। कौन-सी पत्रिका किस स्थल से प्रकाशित होती थी? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। और ये यूपी पीसीएस अभी हाल ही 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा, स्वदेश जो पत्रिका थी, वो गोरखपुर से प्रकाशित होती थी। भारत बंधु ये हाथरस से प्रकाशित होती थी। ठीक? सत्यवादी, सत्यवादी ये आगरा से प्रकाशित होती थी और शक्ति अल्मोड़ा से प्रकाशित होती थी। तो आप 3 याद रखो, ये उत्तर प्रदेश से हैं। स्वदेश, भारत बंधु और सत्यवादी। ठीक है? हाँ, इन तीनों को याद रखो, इन तीनों के एरिया याद रखो, ये कहाँ-कहाँ से प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये कहाँ पर है? उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ये जो आपका क्षेत्र है, एक प्रयागराज, वहाँ पर है। आंसर होगा प्रयागराज, ठीक। और भी कई सारे केंद्र हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, इसकी जब स्थापना हुई थी तब ये था सारनाथ में। यानी सारनाथ में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन आजकल ये कहाँ है? वर्तमान में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वर्तमान में कहाँ है, तो आज ये कहाँ पर है? ये आज है लखनऊ में, ठीक? अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, संस्कृति संस्थान, ये कहाँ पर है? तो आप क्या बताओगे? जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, ये भी है लखनऊ में। अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है? याद रखोगे आप? हुँ। नेक्स्ट देखो, कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है प्रसिद्ध ठुमरी गायिका हैं गिरिजा देवी। इनका जन्म किस शहर में हुआ है? इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये जो गिरिजा देवी हैं, इनसे संबंधित याद रखो, इनका जन्म वाराणसी में हुआ है। ठीक है? इनसे संबंधित 2-3 बातें याद रखो। कौन-कौन सी बातें आपको याद रखनी है? सबसे पहली बात, गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो आप कहोगे बनारस घराना। ठीक? आपसे पूछा जाए गिरिजा देवी का संबंध किससे था? तो आप कहोगे ठुमरी गायन से, ठुमरी गायन से। आपसे पूछा जाए इनका जन्म कब हुआ था? मई 1929 में। आपसे पूछा जाए इनका जन्म कहाँ हुआ था? स्थान बताओ, आप बताओगे वाराणसी। ठीक है? और इन्हीं गिरिजा देवी को कहा जाता है ठुमरी की रानी। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करो भाई विचार। क्या कह रहा है? भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। बिल्कुल सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, ये तो गलत है। असहज, ये उचित कारण नहीं हुआ। ठीक है? हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही है, आर गलत है। कौन-सा है? ए सही है, आर गलत है। ठीक, ये तीसरा वाला सही हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट देखो, 10 निबल्स कितने बिट के बराबर होते हैं? कंप्यूटर का फिर से क्वेश्चन आ गया। 10 निबल्स कितने बिट के बराबर होते हैं? सबसे पहले तो आप ये मुझे बताओ कि 1 निबल बराबर क्या होता है? 1 निबल बराबर होता है 4 बिट के। तो अब आपसे पूछा है 10 निबल, तो यहाँ पर 10 लिख दो। 10 निबल बराबर हो जाएँगे 4 इंटू 10 बिट के, तो ये हो जाएगा 40 बिट के। ठीक? आंसर हो जाएगा 40, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखो, 100 निबल्स कितने बिट के बराबर होते हैं? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये भी देखो आरआरबी 2021 शिफ्ट दूसरे में पूछा गया है। वो किसी दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था, ये किसी दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है। तो अब फिर से आप बता दो। अभी मैंने बताया था 10 निबल तक मैंने निकाल लिया था, बराबर हो गया 40 बिट की। तो अब इसमें 10 और मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू 10 यानी कि हो गया 100 निबल बराबर हो गया, 10 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 400 बिट के। ठीक है? आंसर हो जाएगा 400। नेक्स्ट देखो, कह रहा है 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं।
एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल में कितने बिट? 4 बिट, ठीक? तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। बात समझ पा रहे हो आप? क्लियर है बात? अगर 1 बाइट में कितने, अगर मैं यहीं पर क्वेश्चन थोड़ा-सा बदलूँ, जैसे मैंने लिखा 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक? क्लियर है बात? तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ 8 बिट गुणा 1 बिट, या हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 2 बिट गुणा या मल्टीप्लाई 4 बिट, ऐसे लिखा जा सकता है। बोलो, 1 बाइट बराबर क्या होगा? 2 इंटू 4 बिट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 निबल, 1 निबल, ठीक? तो अब 1 बाइट बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2 निबल। तो आपसे ये भी कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो ये सारे के सारे एक तो रटे होने चाहिए, और दूसरा आप लोग मैथ से तो होंगे ही, तो मैथ का इस्तेमाल करके आप हाँ, आंसर तक पहुँच सकते हो, ठीक है? तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 1 बाइट में होते हैं 8 बिट, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, बिट का मान क्या हो सकता है? मैंने पीछे आपको बताया था, 0 और 1। बिट 0 और 1, इसे ही द्विआधारी संख्या प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर हो गया 23। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट में हो जाते हैं 1024, यानी कि 1024, ठीक है? 1024 बाइट। नेक्स्ट, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? ये किया गया था गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन। काकोरी कांड के बारे में क्या-क्या हुआ था? आओ ज़रा एक जगह लिख लेते हैं। इसके यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। काकोरी कांड, काकोरी कांड। ये कांड 9 अगस्त 1925 में हुआ। तारीख याद रखिएगा। इस कांड में कई सारे लोग शामिल थे, जैसे अ, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, उल्ला खां। इन्हें फांसी दी गई थी। ये फांसी की लोकेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। रोशन सिंह, ठीक है? राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी। ये जो अशफाक उल्ला खां हैं, इन्हें फांसी कहाँ दी गई थी? इन्हें दी गई थी फैज़ाबाद में। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, और रोशन सिंह को नैनी, इलाहाबाद में, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। इन सबको बचाव के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसका नाम है काकोरी, इन सबको बचाने के लिए, जिसका नाम है काकोरी बचाव समिति, ठीक है? बात समझ पा रहे हो? काकोरी बचाव समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा जा सकता है या पूछा गया है। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 25। उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संगठन के संदर्भ में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य करता है? उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संगठन के संदर्भ में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन काम करता है? जो जिले का रजिस्ट्रार होता है ना, वो होता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ये जिले का रजिस्ट्रार होता है। अच्छा, अगर हम राज्य स्तर की बात करें, राज्य स्तर पर राज्य स्तर पर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, मुख्य रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार। ये जो मुख्य रजिस्ट्रार होता है, ये कौन होता है? दरअसल ये होता है महानिदेशक, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश, ठीक है? वहीं अगर हम मंडल स्तर की बात करें, तो मंडल स्तर पर रजिस्ट्रार कौन होता है? मंडल स्तर पर होता है मुख्य रजिस्ट्रार, अपर मुख्य रजिस्ट्रार। और जिला स्तर पर तो आप सबको पता ही होगा, ये तो रट ही लिया होगा आपने, ठीक है? ये जो अपर मुख्य रजिस्ट्रार है ना, आम तौर पर ये मंडलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य कल्याण होता है। और ये जो जिला रजिस्ट्रार होता है, जिला स्तर पर होता है जिला रजिस्ट्रार, ठीक? जिला रजिस्ट्रार। और ये कौन होता है जिला रजिस्ट्रार? ये होता है सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है? नेक्स्ट देखो, ई पंचायत मिशन मोड परियोजना किससे संबंधित है? ई पंचायत मिशन मोड परियोजना, ये किससे संबंधित है? ये है ग्राम पंचायत की साक्षरता बढ़ाने से। नहीं। ई पंचायत का लक्ष्य क्या है? ई पंचायत का लक्ष्य है कि पंचायतों में डिजिटलीकरण हो, यानी पंचायतों में जो भी सुविधाएँ दी जा रही हैं, उनको तीव्रता से जो गाँव के व्यक्ति हैं, उन तक पहुँचाई जाएँ। तो तीव्रता से कैसे पहुँचा सकते हो? जब आप उनका डिजिटलीकरण कर दो, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक पंचायत बना दो, ठीक है?
तो ऐसी स्थिति में साक्षरता बढ़ाने की बात ही नहीं हो रही है। किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों में जीवन सुधार से इसका भी मतलब नहीं है ई-पंचायत से। ई-पंचायत से मतलब है ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना। यानी ग्रामीण जो भारत है, हम ये कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ग्रामीण भारत को सशक्त करना और ग्रामीण भारत को जो अभी तक ऑफ़लाइन था, उसको ऑनलाइन की तरफ तब्दील कर देना। ये लक्ष्य है ई-पंचायत का। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है? हाँ, तो इसके लक्ष्य क्या हैं? आओ ज़रा देख लेते हैं, एक जगह लिख लो। चूँकि ये जो ई-पंचायत है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स बनाए जा सकते हैं। ई-पंचायत ई-पंचायत मिशन मोड का लक्ष्य क्या है? ई-पंचायत मिशन मोड के लक्ष्य क्या हैं? सबसे पहला लक्ष्य क्या है? ग्रामीण भारत ग्रामीण भारत की ऑफ़लाइन जानकारी को ऑफ़लाइन जाने जानकारी को अद्यतन करना या अद्यतन जानकारी में तब्दील करना, ठीक है? में बदलना। एक तो ये लक्ष्य हो गया और क्या लक्ष्य है? ई-पंचायत का लक्ष्य होता है कि ग्रामों को कंप्यूटरीकृत करना, गाँवों को कंप्यूटरीकृत करना, ठीक है? और क्या लक्ष्य हो सकता है? पंचायत की क्षमता वृद्धि करना, क्षमता निर्माण करना। तो ये लक्ष्य हैं कुछ ई-पंचायत मिशन मोड के, आप याद रखिएगा, ठीक है? और आम तौर पर जो ई-पंचायत का कॉन्सेप्ट था, उसे पंचायती राज मंत्रालय ने 2018 में शुरू किया था। तो पंचायतों में ई-गवर्नेंस में मैंने ये सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं। तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 देखो, समर्थ अभियान की अवधि क्या है? आपसे पूछा गया है कि ये जो समर्थ अभियान शुरू किया गया था, ये कब से कब तक चला था? तो ये जो चला था, ये 1 फरवरी 2023 से लेकर 15 अगस्त 2023, ये 25 नहीं है, आप यहाँ पर ठीक कर लो। 1 फरवरी 2023 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक ये चला था, ठीक है? समर्थ अभियान। अब एक बात समझो, समर्थ अभियान ये शुरू क्यों किया गया? और ये किससे संबंधित है? ये जो समर्थ अभियान है, ये शुरू किया गया था, नेक्स्ट पेज में देखो ज़रा। दरअसल समर्थ अभियान का उद्देश्य क्या है? समर्थ अभियान, ठीक है? इसका उद्देश्य क्या है? क्यों ये शुरू किया गया? क्या करेगा ये समर्थ अभियान? इसके द्वारा ग्राम जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों के स्तर पर या ग्राम पंचायती स्तर पर डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना। डिजिटल लेन-देन को क्या देना? बढ़ावा देना, ठीक है? ये इसका लक्ष्य है। इस लक्ष्य को साधते हुए समर्थ अभियान की शुरुआत की गई और एक बड़ी ख़ास बात ये है कि जो समर्थ अभियान शुरू किया गया था, ये हमारे लखनऊ से शुरू किया गया था। इसलिए ये प्रश्न अ, अनिवार्य हो जाता है और ग्राम पंचायती स्तर पर चूँकि डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान शुरू किया गया था, इस वजह से ये जो अभियान है, ये ई-गवर्नेंस के अंतर्गत भी आता है, ठीक है? तो याद रखिएगा समर्थ अभियान, क्या लक्ष्य है इसका? ग्राम पंचायती स्तर पर डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना और ये कहाँ से शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था लखनऊ से। और एक खास बात ये है कि जो ग्राम पंचायती स्तर पर डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए कितनी ग्राम पंचायतों को टारगेट किया जा रहा है? तो इस अभियान के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों को टारगेट किया जा रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान शुरू किया गया था। बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है? हाँ, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर है 28। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी निर्वाचन के द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त यानी कि पूरे राज्य में समान रहेगा। तो ये आर्टिकल याद रखो, ये प्रावधान भी याद रखो, पूछा जाता है। आर्टिकल है 243 का ग का 1 यानी 243 का सी का फर्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है क्या? कि प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी निर्वाचन के द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात पूरे राज्य में समान रहेगा। ठीक है? हाँ, तो आर्टिकल होगा 243 का सी का फर्स्ट। अब देखो ज़रा आर्टिकल 243 के सी में है क्या-क्या बातें? ये जो आर्टिकल 243 का सी दिया गया है, इसमें क्या-क्या बातें दी गई हैं? इसमें इस आर्टिकल 243 के सी में कहा गया है कि जो राज्य विधानमंडल कानून के द्वारा, ऐसे नहीं कानून बना के, कानून के द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में नियम बनाएगा या हम कहें पंचायतों की संरचना के संबंध में
प्रावधान करेगा, ठीक है? प्रावधान कर सकता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल में हमें देखने को मिलते हैं, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के सी में, ठीक है? इसी में एक आप आर्टिकल और याद रखोगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल है 243 का सी का चौथा। क्या है ये? ये कहता है, ध्यान से समझना, ये कहता है कि जो पंचायत के अध्यक्ष होते हैं ना, या पंचायत के सदस्य भी होते हैं, ठीक? तो पंचायत के अध्यक्ष या पंचायत के सदस्य पंचायत की बैठक में पंचायत की बैठक में वोट डाल सकते हैं। वोट डालने का अधिकार होता है इनके पास। तो वोट डालने का अधिकार ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों को दिया गया है? तो वो है आर्टिकल 243 के सी का चौथा, ठीक है? तो ये आर्टिकल आप याद रखो, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 29, तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी थी? तीसरे आम चुनाव के बाद पंचायतों जो ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी? आंसर होगा 72,233। अब देखो ज़रा, ये जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, इनमें न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी? ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी? यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो तीसरे आम चुनाव हुए थे, तीसरे आम चुनाव, ठीक है? तीसरे आम चुनाव के बाद अ, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ, ये जो तीसरे आम चुनाव हुए थे, ये हुए कब थे? पता है आपको? इससे संबंधित मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूँ। पंचायतों के 6 स्तर और उन 6 स्तरों में क्या-क्या परिवर्तन हुआ, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो ये जो पंचायतों के तीसरे आम चुनाव हुए थे, ये जब चाइना ने अटैक किया था भारत पे, भारत-चाइना वार हुआ था, उसी के दौरान हुए थे। शायद 1961-62 के आस-पास हुए थे। हाँ, यही होगा, 1961-62 ये सही होगा। आप एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, 1961-62 ही है। तीसरे आम चुनाव के बाद 1961-62 में जो तीसरे आम चुनाव हुए थे, उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुझे बताओ ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी? फिर अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो क्या बताओगे? तीसरे आम चुनाव के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या थी 72233 और न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी? 8594। याद रखिएगा ये। अच्छा, क्या बता सकते हो आप मुझे कि तीसरे आम चुनाव तो हुए थे 1961-62 में। क्या आप मुझे बता सकते हो कि चौथे आम चुनाव कब हुए थे? आम चुनाव, ये कब हुए थे? ये हुए थे 1972, 1973 में। मुझे बताओ 5वें आम चुनाव कब हुए थे? ये हुए थे 1982 में। मुझे बताओ छठे आम चुनाव कब हुए थे? उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के लिए चौथे आम चुनाव कब हुए? याद रखिएगा। 5वें कब हुए? चूँकि यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग्स में दे सकता है। इधर दे सकता है कि चौथा, 5वां, छठा आम चुनाव, दूसरा आम चुनाव और इधर इनके साल दे सकता है। ठीक है? फिर आपसे मैच कराएगा, ऐसे करके। तो छठे आम चुनाव कब हुए थे? 1988 में। क्लियर बात? ये सारी बातें याद रखो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन-सी योजना है जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? कौन-सी योजना है जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ये जो योजना है, ये है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। अब इसमें जो ये योजना दी गई है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसके बारे में देखो, ये क्या है योजना? ये कब योजना शुरू की गई? तो योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक? ये जो योजना है, ये कब शुरू की गई? ये 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई। अच्छा, इस योजना में बहुत सारी योजनाएँ शामिल हैं। तो शामिल योजनाएँ कौन-कौन सी हैं? दरअसल ये जो योजना है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये एक अम्ब्रेला योजना है और जब भी कभी किसी अम्ब्रेला के अंतर्गत कुछ योजनाएँ शामिल होती हैं, तो वो एक हम ये कहें कि जैसे मान लीजिए ये एक अम्ब्रेला योजना है। तो इस योजना के अंतर्गत कई सारी इस योजना के अंतर्गत समाहित योजनाएँ कई सारी होती हैं। तो ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना है, इसमें कौन-कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया है? तो आइए इनको देख लेते हैं। इसमें शामिल किया गया है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य केंद्र, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य केंद्र योजना, जैसे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, सुरक्षा कार्यक्रम को और कौन-सी योजनाओं को शामिल किया गया है? जैसे आशा,
जैसे आयुष योजना, जैसे जननी सुरक्षा योजना, है ना? ये कई सारी योजनाएँ हैं जिनमें जिन योजनाओं को इस अम्ब्रेला योजना के अधीन शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा ये सारी बातें। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 31, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के कुल कितने चरण हैं? ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के टोटल चरण हैं 5। ठीक है? इस क्वेश्चन को मैंने कई बार बताया है। जो ग्राम पंचायत विकास योजना है ना, ये ग्राम पंचायत विकास योजना, इसका मोटो क्या है? हमारी योजना, हमारी योजना, हमारा विकास। हमारी योजना, हमारा विकास। ठीक है? अच्छा, ये जो ग्राम पंचायत विकास योजना है, क्या इसका वर्णन अधिनियम 1947 में दिया गया है? फिर से समझो, जो मैं कहना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत विकास योजना का उल्लेख क्या जो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम है 1947, उसमें इसका वर्णन है क्या? आपको मैंने बताया था, जो ग्राम पंचायत विकास योजना है, इसका वर्णन या ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में अधिनियम 1947 में इसका वर्णन है। कहाँ पर है? ये आपसे इसकी धारा पूछ सकता है। धारा है 5 का सॉरी 15 का का। धारा 15 के का में क्या कहा गया है? इसमें कहा ये गया है कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए जीपीडीपी या हम कहें विकास के लिए योजना तैयार करेगी, योजना बनाएगी। ठीक है? ग्राम पंचायत विकास योजना, इसका वर्णन हमें 1947 यानी संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 का में भी देखने को मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए योजना का निर्माण करेंगी। और यही नहीं, आप अगर ग्राम पंचायत विकास योजना को गौर से पढ़ोगे, तो 2015-2016 में पंचायती राज मंत्रालय ने भी एक गाइडलाइन तैयार की थी और उसने बताया था कि जीपीडीपी को तैयार करना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार 2015-16 से ही ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को बनाना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है? और किसके लिए अनिवार्य किया है? ग्राम पंचायतों के लिए, कि ग्राम पंचायतों का काम होगा कि वो गाँव पंचायत विकास योजना को तैयार करें। तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत विकास योजना कब से शुरू की गई है? 2015-2016 से। ठीक है? अब यहाँ से इसके 5 चरण देखो। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके 5 चरण कौन-कौन से हैं ग्राम पंचायत विकास योजना के? सबसे पहले वातावरण का निर्माण, ठीक? दूसरा पारिस्थितिकीय विश्लेषण, तीसरा कौन-सा चरण है? 5 चरण हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा चरण है आवश्यकताओं, कमा समस्याओं की पहचान करना, और उन्हें प्राथमिकता देना। यानी कि आवश्यकताओं कौन-कौन सी आवश्यकताएँ हैं और उन्हें प्राथमिकता देना। कौन-कौन सी समस्याएँ हैं, उनकी पहचान करना और उन्हें दूर करने के लिए प्राथमिकता देना कि इस समस्या को दूर किया जाए। चौथा चरण कौन-सा है? चौथा चरण है ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी के लिए, ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधन संसाधनों का निर्धारण करना और ड्राफ्ट प्लान तैयार करना। ठीक है? ड्राफ्ट प्लान तैयार करना। और जो 5वाँ लक्ष्य है या 5वाँ चरण है, वो है तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति देना। प्रशासनिक स्वीकृति। ये टोटल 5 चरण हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है? ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 32, 2021 से 26 की अवधि में राज्यों की 41% हिस्सेदारी के संदर्भ में कितनी राशि मिलने की संभावना है? तो हालाँकि ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है और जब ग्राम पंचायत अधिकारी का जो परीक्षा की डेट अनाउंस होगी, जब भी कभी इसकी सेकंड स्टेज की डेट अनाउंस होगी, उस दौरान हम ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि उत्तर प्रदेश और देश से संबंधित जितनी भी ग्राम स्वराज या फिर ग्राम स्तर की करंट होगी, वो मैं आपके सामने लाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो 2021 से 26 की अवधि के लिए राज्यों में 41% हिस्सेदारी के अंतर्गत कितनी राशि मिलने की संभावना है? अभी आप याद रखो, 42.2 करोड़। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो 32, क्वेश्चन नंबर 33। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष के अतिरिक्त और कितने सदस्य होते हैं? तो ये बात कर रहा है केंद्रीय वित्त आयोग की।
केंद्रीय वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो 1 + 4 होता है माजरा इनका। 1 होता है इसका अध्यक्ष और 4 होते हैं इसके सदस्य। ठीक है? अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये जो 4 सदस्य होते हैं, 4 सदस्य, ये 4 सदस्य इनकी योग्यता क्या होती है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन 4 सदस्यों की योग्यता। तो ये जो 4 सदस्य होंगे, इसमें से जो पहला सदस्य होगा, वो अ, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। जो दूसरा सदस्य होगा, उसकी क्या योग्यता होगी? उसे लेखा और वित्त मामलों का ज्ञान हो, ठीक है? और जो चौथा सदस्य होगा, उसकी क्या योग्यता होगी? उसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का अनुभव हो। वित्तीय मामलों का क्या हो? अनुभव। और जो चौथा इसमें सदस्य होगा, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी? उसे अर्थशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। अर्थशास्त्र का जानकार, ठीक है? तो ये 4 जो सदस्य होंगे एक्स्ट्रा, उन 4 सदस्यों की अलग-अलग योग्यताएँ। और क्या बता सकते हो कि ये जो ए 1 + 4 मेंबर्स हैं, 1 मेंबर और ये 4 मेंबर, इन मेंबर्स की नियुक्ति कौन करता है? इन मेंबर्स की नियुक्ति करता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक? क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 34। राज्य वित्त आयोग के अनुसार कुल का पंचायती राज संस्थाओं को कितना प्रतिशत दिया जा रहा है? तो याद रखिएगा जो पंचायती राज संस्थाएँ होती हैं ना, पंचायती राज जो संस्थाएँ होती हैं, इन्हें 40% दिया जाता है। ठीक है? पंचायती राज और नगर निकायों को कितना दिया जाता है? लगभग 60%। ठीक? तो ये डेटा याद रखो आप। नेक्स्ट देखो, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% से अधिक स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो 30% से अधिक स्थान कहाँ पर आरक्षित किए गए? कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? पंचायतों से संबंधित। ये था 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसी में किया गया था। है ना? तो ये वाला सही हो जाएगा आपका। अच्छा ये जो दूसरा ऑप्शन है ना जिसमें 73वां लिखा है, इस अधिनियम से संबंधित कौन-कौन से प्रावधान हैं? आओ ज़रा समझ लेते हैं एक बार। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। यहाँ से 3-4 बातें आपको याद रखनी है। कौन-कौन सी बातें? सबसे पहले मुझे बताओ, तारीख मुझे बताना है। मुझे बताओ ये लोकसभा से कब पास हुआ था? तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1993 को। मुझे बताओ ये राज्यसभा से कब पास हुआ था? 23 दिसंबर 1993 को। मुझे बताओ राष्ट्रपति से राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए थे? या इस राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति कब दी थी? तो राष्ट्रपति ने कब दी थी? तो मैं भी बोलूँ 1 मिनट रुको ज़रा। इसे लागू कब किया गया था? ये बताओ मुझे। लागू किया गया था 24 अप्रैल को, है ना? पंचायती राज दिवस इसी दिन मनाया जाता है। 1993 को लागू किया गया था और इसके ठीक 4 दिन पहले यानी कि 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इसको सिफ़ारिश किया था। तो ये 4 डेट हैं जो आपको याद रखनी है। कौन-कौन सी? 73वां संविधान संशोधन राज्यसभा से कब पास हुआ? लोकसभा से कब पास हुआ? राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कब किए? और ये लागू कब हुआ? ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 36। पंचायत में महिला आरक्षण की सीमा अधिकतम कितनी हो सकती है? तो याद रखिएगा पंचायत में महिला आरक्षण की सीमा अधिकतम कितनी हो सकती है? ओह! ये तो गलत हो गया। पंचायत में महिला आरक्षण 1 मिनट क्वेश्चन फिर से पढ़ो ज़रा। महिला आरक्षण की सीमा अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम के बारे में तो संविधान में बात ही नहीं की गई है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो उपर्युक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। है ना? ये जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, मैंने अभी आपको बताया था, इसमें 1/3 की बात की गई थी। कम से कम 30% आरक्षण दिया जाना चाहिए, 33%। तो 1 तिहाई तो कम से कम हो गया। फिर राज्य देते हैं आरक्षण तो वो 50% तक दे देते हैं, ठीक है? तो अधिकतम की तो बात ही नहीं की गई है, मैक्सिमम की। तो अधिकतम आप कितना भी आरक्षण दे दो, तो अधिकतम की सीमा कितनी हो सकती है? तो ये होगा कुछ नहीं, ये सारे गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप? हाँ, अधिकतम की यहाँ पर कोई सीमा नहीं है। और चूँकि बात महिला आरक्षण की हो रही है, तो मुझे महिला आरक्षण से संबंधित एक प्रश्न का जवाब दो। आर्टिकल 243 का डी, ये किस बात की पुष्टि करता है? ये कहता है पंचायतों में आरक्षण पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान। पंचायतों में आरक्षण के प्रावधान की बात करता है आर्टिकल 243 के डी।
लेकिन मैं आर्टिकल 243 का डी नहीं पूछ रहा हूँ। मैं क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कि मुझे उस आर्टिकल की संख्या बताइए, कौन-सा वो आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि पंचायतों में महिलाओं को कम से कम अ, 1/3% या हम कहें 1/3 हो गया तो प्रतिशत की कोई सवाल ही नहीं है। या हम कहें 1/3 आरक्षण की बात करता है, आरक्षण की बात करता है। बताओ, कौन-सा आर्टिकल है जो पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात करता है? आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल है 243 का डी का तीसरा, ठीक? आर्टिकल 243 का डी का तीसरा, यानी कि आर्टिकल 243 क्लॉज़ डी सब क्लॉज़ 3 ये है आर्टिकल जो महिलाओं के आरक्षण की बात करता है 1/3 और महिलाओं के आरक्षण की अधिकतम सीमा क्या कोई है? नहीं, कुछ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 37 पंचायत के मध्यवर्ती स्तर का निर्धारण कौन करता है? या किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्यपाल करता है। ठीक है? हाँ, ये राज्यपाल करता है। नेक्स्ट देखो, पंचायतों की शक्तियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? पंचायतों की जो शक्तियाँ हैं, उनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? अ, मैंने आपको बताया था शायद कि जब भी कभी पंचायतों के बारे में उपबंध की बात आ जाए, कि पंचायतों से संबंधित फलाना नियम कौन बनाता है, फलाना उपबंध कौन बनाता है, पंचायतों की शक्तियों को कम करने के लिए नियम कौन बनाएगा, शक्तियों को बढ़ाने के लिए नियम कौन बनाएगा, पंचायती कर कितना वसूलें, कितना ना वसूलें, इन सबसे संबंधित जो भी नियम, कायदे, कानून बनाएगा, वो बनाएगा राज्य का विधानमंडल। क्यों? क्योंकि पंचायत विषय किसका है? राज्य सूची का और राज्य सूची पर कानून की कौन बनाएगा? राज्य का विधानमंडल। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ठीक है? हाँ, तो फिर पंचायतों की शक्तियों से संबंधित निर्धारण या फिर नियम या फिर उपबंध कौन बनाएगा? वो बनाएगा राज्य का विधानमंडल। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 पंचायतों का जो छठवां सामान्य निर्वाचन होता है, वो किस वर्ष किया गया? पंचायतों का छठवां सामान्य निर्वाचन ये किस वर्ष आयोजित किया गया? पंचायतों का जो छठवां सामान्य निर्वाचन था, वो 1988 में हुआ था। और क्या मुझे बता सकते हो कि जो छठवां चरण है, अगर आपसे चरण पूछ ले, पंचायतों के विकास का छठा चरण, ये कब से कब तक रहा है? तो ये रहा है 1993 से लेकर 1994 से अब तक, ठीक है? 1993-94 से अब तक। अच्छा, क्या बता सकते हो आप पंचायतों के विकास का 5वां चरण, ये कब से कब तक रहा है? बताओ मुझे। 1983-84 से लेकर 1992-93 तक, ठीक? याद रखिएगा ये सारी बातें। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 42 ग्राम पंचायतों को कुशल बनाने के लिए योजनाएँ चलाई जा रही हैं। कौन-सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं जो ग्राम पंचायतों को कुशल बनाएगी? स्मार्ट ग्राम पंचायत, स्मार्ट ग्राम और स्मार्ट पंचायत, ये दोनों ही योजनाएँ चलाई जा रही हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 43 पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखों की संपरीक्षा करने के उपबंध किसके द्वारा किया जाता है? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया और फिर से वही मेरा एक्सप्लेनेशन होगा कि पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा के लिए उपबंध कौन बनाएगा? पंचायतों के लिए उपबंध कौन बनाता है? राज्य का विधानमंडल बनाता है। क्यों बनाता है? वही जवाब फिर से, ठीक है? क्योंकि राज्य सूची का विषय और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार पंचायतों का है। एक आर्टिकल है 243 का जे, मुझे याद आ रहा है, चूँकि बात यहाँ लेखों की आ गई है, तो एक आर्टिकल है 243 का जे, क्या पता है इसमें क्या है? इस आर्टिकल में है पंचायतों का लेखा का अंकेक्षण, यानी पंचायतों के लेखों की जाँच करना। ये किस आर्टिकल में है? 243 का जे, याद होगा सबको? खैर यहाँ तक तो सबने याद ही कर लिया होगा, जो छोटे-मोटे आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44 राज्य के भीतर राज्य क्षेत्र को रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त कौन करता है? रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करने का अधिकार किसके पास है? ये है राज्य सरकार के पास। ठीक है? राज्य सरकार हाँ, इस क्षेत्र में निर्णय लेता है। नेक्स्ट देखो कुटीर ज्योति कार्यक्रम ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? कुटीर ज्योति कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी 1988-1989 में। अब इसमें जरा एक बात समझो, ये जो कुटीर ज्योति कार्यक्रम है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम या कुटीर ज्योति योजना, इससे संबंधित 1-2 बातें। कुटीर ज्योति योजना ये लाई क्यों गई? इसका लक्ष्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? ताकि अ, जो ऐसे परिवार जो बीपीएल हैं, बीपीएल कार्ड धारक हैं, बीपीएल श्रेणी में आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यानी कि हम कह सकते हैं
कि जो ग्रामीण गरीब लोग हैं, ग्रामीण गरीब लोगों या परिवारों को बिजली देना, ये इसका उद्देश्य है। कब ये योजना शुरू की गई थी? 1988, 1989 में। ठीक। इससे पहले गाँवों में बिजली पहुँचाने के लिए एक संस्था बनी थी, एक निगम बना था 1969 में। ये भी आप याद रखो। 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण, 1 मिनट, 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना हुई। क्यों? ताकि गाँव-गाँव तक विद्युत को पहुँचाया जा सके। तो उसी कड़ी में कुटीर ज्योति योजना का भी शुभारंभ हुआ 1989 1988 में। क्यों? ताकि हर ग्रामीण परिवार को बिजली कनेक्शन दिया जा सके। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 46, अटल भूजल योजना ये कब शुरू की गई? अटल भूजल योजना शुरू की गई थी अगस्त 2021 में, अप्रैल 2020 में, या फिर 21, ये क्या लिख गया? 2018 कर दूं या फिर, ठीक है, मार्च 2019 में। तो अटल भूजल योजना को शुरू किया गया था अप्रैल 2020 में। याद रखिएगा इसको। अब अटल भूजल योजना से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। कौन-कौन से हैं? आओ जरा चर्चा कर लेते हैं इनकी। अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना, या इसी को आप अटल जल भी कह सकते हो। ठीक। कब शुरू हुई? ये शुरू हुई अप्रैल 2020 में। अच्छा, कितने सालों के लिए शुरू की गई? 5 साल के लिए। कितने राज्यों में शुरू की गई? 7 राज्यों में। अटल भूजल योजना को कितने राज्यों में शुरू किया गया? 7 राज्यों में। कौन-कौन से राज्य हैं ये? आओ ज़रा इनकी चर्चा कर लेते हैं। सपोज़ करो ये भारत है, तो भारत का आप बॉर्डर पाकिस्तान का टच करते हुए नीचे की तरफ आओगे, तो आपको ऊपर पंजाब मिलेगा और पंजाब के ठीक पूरब दक्षिण-पूर्व की तरफ एक राज्य है, जिसका नाम है हरियाणा। फिर आप बॉर्डर टच करके नीचे की तरफ आओ, तो आपको मिलेगा राजस्थान, पाकिस्तान का बॉर्डर टच करो और नीचे की तरफ उतरो, आपको मिलेगा गुजरात, आपको मिलेगा महाराष्ट्र, पानी वाला क्षेत्र आ गया। आपको मिलेगा यहाँ छोटा-सा राज्य है गोवा, और गोवा के ठीक नीचे जब आप आओगे तो आपको मिलेगा कर्नाटक। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। फिर एक उत्तर प्रदेश आपको मिल जाएगा। आप भारत में जब प्रवेश करोगे, तो आपको एक राज्य मिल जाएगा, मध्य प्रदेश। तो ये 7 राज्य हैं, इन राज्यों में अटल भूजल योजना को शुरू किया गया था। कौन-कौन से? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये जब योजना शुरू की गई थी, तो इसके लिए आवंटित राशि टोटल राशि 6,000 करोड़, 6,000 करोड़ करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। और इसमें जो अंश था ना, ये 6,000 करोड़ का अंश जो था, इसमें विश्व बैंक का भी हिस्सा था और भारत सरकार का भी हिस्सा था। भारत सरकार और विश्व बैंक ने मिलकर ये योजना शुरू की। तो भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता ली। तो कितनी सहायता ली? 50-50, यानी जो भी राशि होगी, उसमें 50-50 का हिस्सा होगा विश्व बैंक और भारत सरकार के मध्य। ठीक है? हाँ, तो ये सारी बातें आप याद रखो अटल भूजल योजना से संबंधित। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 47, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू की गई? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू की गई थी 1999। ठीक है? नेक्स्ट देखो, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम किस वर्ष शुरू की गई थी? ये 1995 में। ये सारी की सारी योजनाएँ मैंने अपनी योजनाओं के सेगमेंट में करा रखी हैं आपको। आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट कर चूँकि आप ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, तो ग्राम पंचायत अधिकारी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, और दूसरी प्लेलिस्ट आपको योजनाओं से संबंधित मिल जाएगी, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएँ हैं। सारी की सारी योजनाएँ, लगभग मैंने 12 से 15 वीडियोज़ यहाँ पर लगभग डाले होंगे, आप इनको देख सकते हो। और उसमें उत्तर प्रदेश की हर एक योजना को कवर किया गया है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 49, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब से पूरे देश में लागू कर दी गई? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ये कब से पूरे देश में लागू की गई? ये लागू की गई 24 अप्रैल 2021 से। आ जाओ प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को देख लो जरा। चूँकि ये पंचायतों से संबंधित है और यहाँ से प्रश्न बना सकता है। देखो, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब शुरू की गई? तो आंसर होगा 24 अप्रैल 2021। 24 अप्रैल को क्यों शुरू की गई? क्योंकि 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और चूँकि ये योजना जो है स्वामित्व योजना, ये पंचायतों से संबंधित है, गाँवों से संबंधित है। आओ ज़रा देखते हैं गाँवों से कैसे संबंधित है और इसके लक्ष्य क्या हैं? इसके जो लक्ष्य हैं,
सबसे पहला लक्ष्य, ये इस योजना के तहत गाँवों का सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक। दूसरा, प्रौद्योगिकी यानी कि हम कह सकते हैं कि उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से उन्नत प्रौद्योगिकी के द्वारा गाँवों का मानचित्रण होगा, मानचित्रण होगा। ठीक। और ये जो योजना है, इस योजना के द्वारा गाँवों का सर्वेक्षण किया जाएगा और उन्नत प्रौद्योगिकी के द्वारा गाँवों का मानचित्रण किया जाएगा। और ये जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना है, याद रखिएगा, इसे किस मंत्रालय के अधीन रखा गया है? या हम ये कहें कौन-सा मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है? या हम ये कहें कि किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया है? सब एक ही बात है। कौन-सा मंत्रालय है? मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय, राज मंत्रालय। ठीक। और एक टारगेट है इसका, टारगेट ये है कि ये जो भी काम इसमें लक्षित हैं, गाँवों का सर्वेक्षण करना और गाँवों का मानचित्रण करना, ये 2025 तक पूरे किए जाएँगे, पूरे होंगे। तो ये टारगेट भी याद रखो। टारगेट ईयर क्या है? 2025। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 50, 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर मैं नहीं बताऊँगा। आपसे मैं आशा करता हूँ कि इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे। 4 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं? इसका उत्तर मैं अपने पीछे आपको बता चुका हूँ जब डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है? बता रहा था। तो 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है? आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो ये 50 क्वेश्चन्स का सेट है, उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी के लिए। और आशा करता हूँ ये आपके लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।